हैं आज की ताजा खबरों की। लालकुआ विधानसभा क्षेत्र चुरगलिया में जिला पंचायत की रसीद काटने को लेकर हुए विवाद में दिन दहाड़े गोली चलाने से हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी मिलते ही चुरगलिया थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। बताया जा रहा है कि इस विवाद में कई राउंड फायरिंग हुई है और एक युवक के हाथ में गोली भी लगी है। चुरगलिया क्षेत्र में आने जाने वाले वाहनों को लेकर जिला पंचायत की रसीद काटने का विवाद चल रहा है। पूर्व में भी यह विवाद हुआ था। आज मामला इतना बढ़ गया है कि दिन दहाड़े गोलियां चल गईं। बताया जा रहा है कि मोहम्मद हसन निवासी सितारगंज के हाथ में इस दौरान गोली लगी है और इस विवाद के चलते कई राउंड फायर भी हुआ है। घटना की जानकारी मिलते ही चुरगलिया थाना इंचार्ज संजय जोशी फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए हैं और पूरे मामले की छानबीन कर रहे हैं। संजय जोशी का कहना है कि अभी हालात नियंत्रण में हैं और इस पूरे घटनाक्रम की जांच की जा रही है और मुकदमा दर्ज करने की तैयारी की जा रही है। कैसे आपके हाथ में गोली लगी, क्या मामला? अब यहाँ पर्ची काट रहे थे, बाकी ये भाई साहब भी थे साथ में ही। आ जाओ बेटा। और उससे क्या, पर्ची यहाँ पे क्यों काट रहे हो, आगे चल के काटो, वहाँ जहाँ आपकी वहाँ पे। तो धक्का धुक्का देने लगे और इतने में रिवाल्वर निकाल के सीधे फायर चला दिए। हम लोग भागे, मतलब 10 लोग बच गए साहब गोली लगने से। मेरे हाथ में लग गई। अवैध हथियार थे या लाइसेंसी बंदूकें थी? अब ये साहब मैं नहीं देख पाया अवैध हथियार है, लेकिन है, देखे हैं लोगों ने। वो इंदर भाई है, उन्होंने देखा है कौन कौन से रिवाल्वर थे उनके पास। क्या नाम है उनका? नाम मालूम है क्या आपको? नहीं, नाम साहब नहीं जानते हम, लेकिन पहचान लेंगे। पहचान लोगे? जी जी। और भी किसी के चोट आई है? नहीं, चोट नहीं आई साहब, किसी के बच गए साहब। ट्रेसिंग कर लो वहाँ। लालकुआ पहुंचे नैनीताल उधम सिंह नगर सांसद अजय भट्ट ने बिंदुखत्ता रास्तव गांव के संबंध में कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार गंभीर है, साथ ही आईएसबीटी कार्य भी पूरा हो जाएगा। उन्होंने दावा किया है कि वर्ष 2022 में भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि भाजपा का कोई विकल्प नहीं है और जनता विकास एवं सुशासन के नाम पर फिर से भाजपा को प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने का मौका दे रही है। यहाँ लालकुआ स्थित पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष पवन कुमार चौहान के कार्यालय पहुंचे नैनीताल उधम सिंह नगर के सांसद अजय भट्ट ने आयोजित प्रेस वार्ता में पत्रकारों से बिंदुखत्ता रास्तव गांव के संबंध में उन्होंने कहा कि पहली बार बिंदुखत्ता रास्तव गांव का मामला संसद में गुंजयमान हुआ है और प्रदेश तथा केंद्र की सरकार रास्तव गांव के मामले में गंभीर है और जल्द ही इसके सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। उन्होंने आईएसबीटी के सवाल पर कहा कि इस पर तेजी से कार्य पूरा होगा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने लिए नहीं समाज की चिंता करते हैं। समाज और देश के लिए जीने वाले लोग वास्तव में समाज के सच्चे हितैषी होते हैं। उन्होंने कहा कि किसान बिल पर केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए किसान बिल में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसको लेकर किसान इतना बड़ा आंदोलन कर रहे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के इस बिल को जो भी राज्य सरकार लागू करना चाहे वहां कर सकती है। वैसे भी पंजाब सरकार ने इस बिल को लागू नहीं किया है, फिर भी पंजाब के किसान इस आंदोलन में भाग ले रहे हैं। उन्होंने इसे कांग्रेस की सोची समझी साजिश बताया। उन्होंने कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में विकास के नाम पे भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी 2022 में पुनः सरकार बनाएगी और अच्छी मेजॉरिटी से सरकार बनाएगी, क्योंकि इतना अधिक काम हमारी सरकार ने किया है। केंद्र से एक बड़ी योजनाएं हम ला रहे हैं। मोदी जी जैसा क्रिस्टल क्लियर नेतृत्व हमारे पास है। 42 योजनाएं केंद्र की चलती हैं। कोई योजना ऐसी नहीं है जिसमें जीरो आया हो। हर एक में बजट आया। जो प्रधानमंत्री सिंचाई योजना थी, कभी पैसा नहीं आया। इस बार हम लोगों ने प्रयास किया तो इस बार पहली बार प्रधानमंत्री सिंचाई योजना की किस्त भी हम लाने में सफल हो गए हैं, जिसमें करीब करीब अभी मैं समझता हूं कि 21 या 22 करोड़ रुपए फिलहाल यहां आ गया है हल्द्वानी और इस साइड को, और दूसरी किस्त भी उसकी तैयार हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी और पैसा हम ला सकें। वन भूमि के कानून जटिल हैं, सभी लोग जानते हैं। हमने बिंदुखत्ता समेत बग्गा चौवन है, बिंदुखत्ता है, इस तरह के कम से कम 24 या 25 मामले जो उत्तराखंड के थे वो केंद्र में उठाए, भारत की संसद में उठाए। उसके बाद उस पर कार्यवाही गतिमान है और प्रदेश सरकार से इस मामले में पूरी रिपोर्ट मांगी गई है। मैं समझता हूं कि जब शुरुआत हुई है तो उसका परिणाम धीरे धीरे ठीक आना चाहिए, क्योंकि हम ये मानते हैं कि चाहे बिंदुखत्ता हो या अन्य जगह हो,
ये आज वन भूमि नहीं रह गई है। 50,000 की आबादी जहाँ हो, कृषि जहाँ पर हो रही हो, तो वो वन भूमि नहीं हो सकती है। मैंने अपनी तरफ से सजेशन दिया है, सुझाव भी दिया है, और सरकार इसी पर काम भी करेगी कि ऐसी जगह जितनी भी हैं उन जगहों को जिसका कब्जा है उसको देना चाहिए, उससे रेवेन्यू लेना चाहिए। इससे दो फायदे होंगे, उनको मिलेगा मालिकाना हक और गवर्नमेंट को मिलेगा रेवेन्यू। अभी तक तो कुछ नहीं मिल रहा है, तो दोनों को फायदा होगा, इसलिए ऐसा सजेशन दे रखा है। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि इसमें सकारात्मक व्यू आएगा जरूर। होने से पहले कुछ उसमें हो जाए, देखिए हो जाए तो बेहतर है, लेकिन होगा इसमें जरूर। जमरानी बांध सिर्फ और सिर्फ कोरोना की वजह से रुका रहा। जो इसमें मनीला से टीम आने वाली थी आर्थिक सर्वेक्षण के लिए, वो लोगों ने मना कर दिया आने से, क्योंकि फ्लाइट भी नहीं आई, कई चीज़ें नहीं आई। अब हम उसके जो शेष आर्थिक रिसोर्सेज आने हैं तो वो उसके लिए अलग से प्रयास किया जा रहा है। उसमें करीब करीब 16 या 17 प्रकार की हमने स्वीकृतियाँ ली। पहले तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में ही स्वीकृति नहीं हो रही थी। जब माननीय योगी जी वहाँ पर आए और हमारी सरकार यहाँ पर आई, तो फिर इसके बाद से उत्तर प्रदेश ने भी अपनी स्वीकृति दे दी, वरना उत्तर प्रदेश सरकार पहले स्वीकृति नहीं दे रही थी। इसी तरह से पर्यावरण फाइनल हो गया, सारी चीज़ें फाइनल हो गई। वित्त में थोड़ा सा नीचे ऊपर हो रहा था। वित्त में जो हम वर्ल्ड बैंक से पैसा ले रहे थे, उसकी टीम यहाँ आनी थी, वो टीम जहाँ से आनी थी वो आ नहीं पाई यहाँ। सबसे बड़ी दिक्कत ये रही है। अब उसका दूसरा आर्थिक स्रोत देखा जा रहा है और वो भी हो जाएगा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि हम अभी तक विस्थापित नहीं कर पा रहे हैं। जिनको विस्थापन के लिए ज़मीन ढूंढनी थी वो ज़मीन नहीं मिल रही है। नियम यह है कि जब तक विस्थापित नहीं होंगे तब तक कार्य प्रारंभ नहीं हो सकता है। तो बहुत तेज़ी से इस समय सिंचाई विभाग, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, सारे लोग इस ओर काम पर लगे हैं कि कहाँ ज़मीन ढूंढें, कैसे विस्थापन करें, क्योंकि गांव खाली होने हैं। तो वो गांव के लोग जब गांव छोड़ते हैं, कोई भी, जैसे टिहरी डैम बना तो सेंटिमेंटल अटैचमेंट होता है, भावात्मक लगाव होता है उस भूमि से। इसलिए उसको थोड़ा समय लग रहा है कि किस तरह से सबको तैयार किया जाए और वहाँ से शिफ्ट किया जाए। स्वीकृति तो पूरी ही हो गई, पूर्ण हो गई है। पानी की बौछार नहीं कर रही है, तो प्रशासन को कहीं पर कोई बड़ी अनहोनी ना हो जाए, इसलिए पानी और ऐसी चीज़ें प्रयोग करनी पड़ती हैं, इसलिए किया होगा। सरकार का कोई आदेश पानी का बौछार करने का नहीं है। एक मैं ये बता दूं, किसान आंदोलन में मेरे किसान भाई कैसे नहीं समझ पा रहे हैं, जो लोग उनको समझा नहीं पा रहे हैं या समझ नहीं पा रहे हैं या भड़काए जा रहे हैं। नंबर एक तो ऐसा है कि उसमें साफ एक्ट में लिखा है, जो सरकार नहीं चाहती है अपने राज्य में लागू करना, न लागू करे। तो सीधे सीधे पंजाब ने कह दिया हम अपने वहाँ नहीं लागू करेंगे इस एक्ट को, बात खत्म हो गई। फिर जब है ही नहीं कुछ, वहाँ सरकार लागू कर ही नहीं रही है वहाँ की सरकार, तो फिर तो आंदोलन होना ही नहीं चाहिए था पंजाब में, वहाँ के किसानों को तो आना नहीं चाहिए था। सबसे बड़ी बात यह है कि किसान की आमदनी 2022 तक दुगुनी करने का जो बीड़ा उठाया है नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, उसके आधार पर आप अपनी उपज को देश के किसी भी हिस्से में बेच सकते हैं। जो मंडियों की जकड़नें थी, जो मंडियों की बाधाएं थी, आप बाहर नहीं जा सकते थे अपनी मंडी से, वो ख़त्म कर दिया। अगर हल्द्वानी की मंडी में कोई चीज़ 10 रुपये किलो बिक रही है, दिल्ली की मंडी में 100 रुपये किलो बिक रही है, तो आप सीधे सीधे दिल्ली की मंडी में बेचिए। और अभी एक हमारे जो किसान थे, अभी नरेंद्र मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी की, जिन्होंने मन की बात सुनी होगी, तीनों का बाकायदा नाम लेके उन्होंने बताया, जिनका पैसे का भुगतान नहीं हो रहा था लंबे समय से, उन्होंने इस एक्ट के अंतर्गत एप्लीकेशन दी तो 3 दिन में उनका भुगतान हो गया, जो एक्ट में लिखा है। और एक ने तो बाकायदा व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया और सीईओ बना दिए हैं, अपना सीईओ बन गए खुद किसानों के। वो हर एक को रेट बता रहे हैं, आज फलानी मंडी में ये रेट, आज फलानी मंडी में ये रेट। उससे किसानों को बहुत बड़ा लाभ हो रहा है, जहाँ ज़्यादा रेट हो रहा है वहाँ वो जा रहे हैं। दिक्कत क्या है कि थोड़ा बिचौलिए वगैरह जो मंडी में होते थे, उनको कष्ट हो गया है, थोड़ा कष्ट की स्थिति है। पर किसान को कहीं से कहीं तक लॉस नहीं है। किसान भाई जल्दी इस बात को समझेंगे। हमारा केंद्रीय नेतृत्व चिंतित है कि आखिर अपने घर बार छोड़ के इस तरह से बेचारे क्यों आ रहे हैं, क्यों समझ में बात नहीं आ रही है। माननीय राजनाथ सिंह जी, हमारे जो
उपनेता हैं और हमारे पूर्व अध्यक्ष जी माननीय अमित जी और हमारे माननीय कृषि मंत्री जी श्रीमान नरेंद्र सिंह तोमर जी, ये सब लोग लगातार वार्ता में हैं। वार्ता आएंगे, हल निकलेगा, जो गलतफहमियां हैं वो दूर होंगी और किसान समझेगा एक दिन कि नरेंद्र मोदी किसी के लिए नहीं बल्कि देश के लिए कर अतिशीघ्र बन जाएगा। लगभग उसमें कई कार्रवाइयां आगे बढ़ गई हैं। पिछले दिनों भी उसमें बैठक हुई थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी उसके बारे में संज्ञान लिया है, मैं स्वयं संज्ञान ले रहा हूं। इस बीच में अतिशीघ्र एक बैठक करने वाला हूं जिसमें ISBT समेत सारे मुद्दे रहेंगे, जिसमें कि उसका निर्माण कार्य प्रारंभ हो सके और जल्दी से जल्दी जो सुविधा मिलनी थी वो सुविधा मिल जाए। अधिक जानकारी के लिए देखते रहें जनता समाचार। अगर आप हमारे न्यूज चैनल को सोशल मीडिया के फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करें और अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वो बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।